नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी प्रजनन तंत्र के बारे में देख रहे हैं हम। प्रजनन तंत्र में जैसे कि इसका परिचय देखते हैं तो इसमें पाते हैं कि अपन कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव है, जो जीव अपने ही जीव जैसी क्या फुटको भी बना लेता है, प्रतिकृति बनाने को देता है और जन्म देता है। यानी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जीव प्रजनन तंत्र क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने ही जैसी जीव या प्रतिकृति को जन्म देता है। इसके उद्देश्य क्या है कि जनसंख्या को बढ़ावा देना है, यानी अपनी जो प्रजाति है उसको अस्तित्व बनाए रखना है, जीवन को चलायमान बना के रखना है और विविधता को बनाए रखना है। क्या हो जाएगा? अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखना है, विविधता को बनाए रखना है और जीवन को चलायमान बनाए रखना है। क्या हो जाएगा? यह जीव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही जीव जैसी प्रतिकृति या जीव को जन्म देता है। इसके उद्देश्य यानी अपनी जो प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखना है, जनसंख्या को बढ़ावा देना है, जीव को चलायमान बना रखना है और विविधता को बनाए रखना है। अब बात करते हैं प्रजनन के प्रकार। तो प्रजनन के प्रकार में दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक होता है, लैंगिक होता है। अलैंगिक में क्या होता है, इसके अंतर्गत युग्मक होते हैं ना, वो सम्मिलित नहीं होते हैं। जैसे कि बात करें विखंडन, विखंडन अमीबा में पाया जाता है, मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है। तो जो कायक होता है, कायक अलैंगिक प्रोसेस आलू वगैरह, गुलाब का पौधा है ना, कमलम वगैरह इनमें पाया जाता है। ठीक है। लैंगिक के बारे में बात करें, इसके अंतर्गत युग्मक सम्मिलित होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, या तो नर युग्मक और मादा युग्मक। जब ये दोनों कंबाइंड होते हैं तब उसके बाद जीव का जन्म होता है। ठीक है। देखो अपन ने क्या देखा कि डेफिनेशन देखी, यह किसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने ही जैसे जीव या प्रतिकृति को जन्म देते हैं। उद्देश्य होता है कि जनसंख्या बढ़ावा देना और जीवन को चलायमान बनाए रखना, अपनी जैसी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखना, विविधता को बनाए रखना। दो प्रकार से होता है, या तो लैंगिक होता है, अलैंगिक होता है। अलैंगिक में मतलब जो युग्मक सम्मिलित नहीं होता है, लैंगिक में युग्मक सम्मिलित होता है। लैंगिक दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। अलैंगिक भी तीन प्रकार के होते हैं, विखंडन अमीबा में होता है, मुकुलन हाइड्रा में होता है, कायक आलू वगैरह में होता है। जो मानव होता है, मानव में 37 ट्रिलियन कोशिका पाई जाती हैं। अब जो कायक कोशिका के बारे में बात करें, जो कायक कोशिका रहती है बॉडी का 99% जो सोमेटिक सेल होती है 99% बना के रखती है अपनी बॉडी को, यानी शरीर के अधिकतर भागों का निर्माण कायक कोशिका से होता है। ठीक है। और जो जनन कोशिका होती है ये जनन अंगों में मौजूद होती है, यानी 1% ये मतलब बॉडी का निर्माण करती है। ठीक है। यहाँ पे गुणसूत्र होते हैं, इनकी संख्या 23 पेयर होती है, या फिर संख्या में 46 होते हैं। ठीक है। यदि मैं बात करता हूं मेल में 40 गुणसूत्र और फीमेल के 40 गुणसूत्र, ये मिलते हैं 92, तो इससे नया जीव का निर्माण नहीं होता है। यदि मैं बात करता हूं मादा के 23 गुणसूत्र और नर के 23 गुणसूत्र, यदि दोनों मिलते हैं तब 40 गुणसूत्र का से जो जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है। न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। क्या होता है? मादा के 23 गुणसूत्र और नर के 23 गुणसूत्र जब मिलते हैं तो टोटल 46 होते हैं और जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है। देखो अभी तक अपन ने एक बार क्या देखा, प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसे ही जीव या प्रतिकृति को जन्म देते हैं। इसके उद्देश्य के बारे में बात करें, जनसंख्या को बढ़ाना, या अपन बात करते हैं कि अपनी प्रजाति का अस्तित्व को बनाए रखना, जीवन को चलायमान या बनाए रखना, विविधता को बनाए रखना। दो प्रकार से होते हैं प्रजनन, एक लैंगिक होता है, अलैंगिक होता है। लैंगिक में अपन बात करें तो संयुग्मक होता है, वो सम्मिलित होता है, यानी युग्मक सम्मिलित होता है। लेकिन अलैंगिक में युग्मक सम्मिलित नहीं होता है। अलैंगिक तीन प्रकार का होता है, विखंडन अमीबा में पाया जाता है, मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है, और जो कायक होता है आलू वगैरह में पाया जाता है। लैंगिक जिसमें युग्मक सम्मिलित नहीं होता है, युग्मक सम्मिलित होता है, दो प्रकार से होता है, नर युग्मक, मादा युग्मक। अपन बात करते हैं जो बॉडी होती है अपनी, उसका निर्माण अधिकतर जो कायक कोशिका से होता है, 99% जो निर्माण होता है शरीर का कायक कोशिका से होता है, सोमेटिक सेल से होता है। लेकिन जनन अंगों का जो निर्माण होता है जनन कोशिका से होता है, वो 1% ही होती है। तो इसमें गुणसूत्र की जो संख्या होती है 23 जोड़ी होते हैं, या अपन बोल सकते हो संख्या में 40 होते हैं। यदि मादा के 23 गुणसूत्र और नर के 23 गुणसूत्र जब मिलते हैं तो 40 गुणसूत्र बनाकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं। अगला बात करते हैं अपन इसके जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के बारे में बात करें अपन, तो इसका जो निर्माण होता है पीयूष ग्रंथि में होता है। अपन को पता है, अपन देखा था, पीयूष ग्रंथि होती है, अपन मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसको। वहां से गोनेडोट्रोपिन वगैरह
ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग वगैरह यहाँ से ऐसे हार्मोन का निर्माण होता है, इसके जो अग्रभाग होता है ना वहाँ से पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होता है, ये भी 2 प्रकार के हार्मोन बना है, एक FSH और LH, ठीक है, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो मैं बात करता हूँ, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, इसके कार्य क्या होता है, ये अंडाणु को परिपक्व बनाता है। जैसे कि जो मादा होती है उसमें अंडाणु तो जैसे ही भ्रूण होता है 6 महीने का हो जाता है तभी से अंडाणु आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसका जो परिपक्व का टाइम होता है, मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है, उस टाइम पे जो अंडाणु होता है, अंडाणु को परिपक्व बनाना है, ओवरी में लेके आना है, तो जो उस टाइम पे जो अंडे का जो परिपक्व बनाने का काम करता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही करता है। फिर जब परिपक्व अंडाणु हो जाता है और फिर उसको ओवरी से बाहर निकालना है, तो ये जो काम करता है वो LH करता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन करता है। तो अपन देख रहे हैं FSH के बारे में, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये अंडाणु को परिपक्व बनाता है और शुक्राणु को, जो नर होते हैं, नर में शुक्राणुओं का निर्माण करता है। अपन ने देखा क्या, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसमें FSH LH होते हैं। अपन पहले FSH को देख रहे हैं, FSH में अंडाणु को परिपक्व बनाता है और शुक्राणु का निर्माण करता है। अगला मैं बात करता हूँ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। देखो ल्यूटेनाइजिंग अंडो उत्सर्ग करता है, यानी जो ओवरी से अंडे को बाहर निकालता है वो, ठीक है, तो अंडो उत्सर्ग करता है। और जो नर में टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है, और जो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है लीडिंग कोशिका में होता है, अपन आगे और अच्छे डिटेल में देखेंगे। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, लीडिंग कोशिका होती है, वहां पे टेस्टोस्टेरोन का। देखो अपन ने 2 चीज देखी, FSH नर और मादा के दोनों के लिए काम कर रहा है, LH भी नर और मादा के लिए काम कर रहा है। FSH क्या बात करता हूँ, जो मादा के लिए क्या काम करता है, जो अंडाणु होता है उसको परिपक्व बनाता है, और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, जो परिपक्व अंडाणु है उसका अंडो उत्सर्ग करता है। ये तो मादा के लिए काम हो गए। यदि मैं FSH का नर के लिए बात करें तो शुक्राणु का निर्माण करता है, और जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है नर के लिए टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। टेस्टोस्टेरोन का निर्माण लीडिंग कोशिका में करता है वो, ठीक है, यानी लीडिंग कोशिका का निर्माण में करता है। प्रजनन के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ ओविपोरस से हिंदी में अंडज बोलते हैं। ये ज्यादा तरीका से जो अंडे देते हैं, जैसे कि मछलियां अंडे देती हैं। उभयचर जो रहते हैं, उभयचर का मतलब होता है जो जल में भी रहता है, थल में भी रहता है। सरीसृप जो सांप वगैरह जो रेंगने वाले जंतु होते हैं, पक्षी वगैरह, ये सब अंडे देते हैं, यानी जिनके कान भीतरी कान होते हैं वो अंडे देते हैं, उनको ओविपोरस कहते हैं। बीबीपोरस के बारे में आता है जो बच्चे देते हैं, स्तनधारी होते हैं, जैसे अपन मानव वगैरह किस में आते हैं, बीबीपोरस में आते हैं, जो बच्चा को देते हैं ना, बच्चा देते हैं, डायरेक्ट अंडा नहीं देते हैं, तो बीबीपोरस में आते हैं, स्तनधारी आते हैं। और वो बीबीपोरस के बारे में बीबीपोरस के बारे में बात कर रहे हैं अपन, तो ये शार्क मछली वगैरह होती है ना, ये ओवो बीबीपोरस में आती हैं, ठीक है। अब आते हैं मार्सुपियल्स कंगारू वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये आते हैं, इसमें पाउच या थैली का निर्माण करते हैं। और बीबीपोरस प्लांट के बारे में बात कर रहा है, ये मेन ग्रुप जो पौधे होते हैं वो बीबीपोरस प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। देखो 5 टाइप के अपन ने प्रजनन के प्रकार देखे, ओविपोरस, बीबीपोरस, ओवो बीबीपोरस और मार्सुपियल्स और बीबीपोरस प्लांट, ठीक है। देखो ओविपोरस, बीबीपोरस प्लांट भी होते हैं, और ओवो बीबीपोरस भी होते हैं, और मार्सुपियल्स भी होते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा देखें, देखो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होता है, पीयूष ग्रंथि से इसका निर्माण होता है, और आगे इसको और अच्छे से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ये 2 प्रकार के हार्मोन का अपना निर्माण करता है, FSH और LH। FSH के 2 काम होते हैं, एक अंडाणु को परिपक्व बनाना काम होता है और शुक्राणु का निर्माण करना होता है। LH के भी 2 काम होते हैं, अंडो उत्सर्ग करना होता है, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। टेस्टोस्टेरोन का लीडिंग कोशिका में निर्माण होता है, ठीक है। 5 प्रकार की मतलब प्रजनन होते हैं, ओविपोरस, बीबीपोरस प्लांट, ओवो बीबीपोरस और मार्सुपियल्स। जो ओवोपोरस होता है वो अंडे देते हैं, बीबीपोरस होता है स्तनधारी होते हैं, बच्चा देते हैं, ओवो बीबीपोरस शार्क मछली वगैरह होती है, और मार्सुपियल्स कंगारू वगैरह में पाउच थैली वगैरह होती है, और बीबीपोरस प्लांट वगैरह ऐसे मैंग्रोव वगैरह होते हैं, वहां पर पाए जाते हैं। अब अंगों के प्रकार बात करें, 2 प्रकार से होते हैं, एक प्राथमिक जननांग होता है और द्वितीयक जननांग होता है। प्राथमिक जननांग का मतलब रहता है जो जन्म से ही मौजूद होते हैं, जैसे कि जो वृषण होता है भाई, नर में वृषण जन्म से होता है। अंडाशय के बारे में बात करें, जो अंडाशय में अंडाणु जो होते हैं वो मादा में जन्म से होते हैं। तो बात करें अपन वृषण के बारे में, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कर। अभी देखो अपन ने शुक्राणु का निर्माण FSH के माध्यम से होता है, टेस्टोस्टेरोन का LH के माध्यम से होता है, लैंगिक कोशिका में होता है, ठीक है। तो ये वृषण में ही हो रहा है इस प्रोसेस।
जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन के भी कार्य होते हैं। टेस्टोस्टेरोन का मतलब जो शुक्राणु को गति प्रदान करना होता है, जिसको अपन आगे जाके अंदर निषेचन की प्रक्रिया में जब इसको अंडा से जब शुक्राणु को मिलाना होता है, ठीक है, तो उसको जो गति प्रदान करने का काम टेस्टोस्टेरोन का होता है। और एक जेंट्स और लेडीज में फर्क होता है कि दाढ़ी मूंछ वगैरह आने लगते हैं, दाढ़ी मूंछ आने का कारण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही रहता है, ठीक है। तो दाढ़ी मूंछ का विकास टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। अब मैं बात करता हूँ अंडाशय के बारे में। तो अंडाशय का पहला काम तो अंडाणुओं का निर्माण करना हो रहा है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना हो रहा है। देखो अभी देखा वृषण में क्या होता है, जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस शुक्राणु का निर्माण कर रहा है और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कर रहा है। टेस्टोस्टेरोन के कार्य होते हैं शुक्राणु को गति प्रदान करना होता है और दाढ़ी मूंछ को विकास करना होता है। और अंडाशय रहता है, अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण हार्मोन का निर्माण करता है। अब मैं बात करता हूँ एस्ट्रोजन। देखो एस्ट्रोजन, इसको B2 हार्मोन भी कहते हैं। और जब यौवन अवस्था होती है, प्यूबरिटी होती है, उस टाइम पे नर में जो रहती है, जो प्यूबरिटी रहती है नर में कितनी होती है, मतलब 12 से 14 साल में आता है, मतलब एक जो समझदार टाइप की थोड़ी समझ विकसित होती है ना, तो आदमी रहती है नर वगैरह में 12 से 14 साल में, लेकिन लेडीज या लड़की वगैरह होती है मादा, उसमें 10 से 12 साल की उम्र में आ जाती है। अब एस्ट्रोजन के और भी कार्य, जैसे कि पहला तो ये देख लिया कि B2 हार्मोन भी कहते हैं, ये त्वचा को स्वस्थ और प्रबंधन भी करता है, त्वचा के स्वास्थ्य का प्रबंधन करता है, यानी सॉफ्ट बना के रखता है त्वचा को। अपन देखते हैं लड़कियों की जो त्वचा रहती है लड़कों के कंपैरिजन में स्वस्थ मुलायम रहती है, ठीक है। और अस्थियों के जो स्वास्थ्य को बना के रखता है, ठीक है। और हृदय के स्वास्थ्य देखो क्या कर रहा है, त्वचा के स्वास्थ्य का प्रबंधन करता है, अस्थियों के स्वास्थ्य का प्रबंधन करता है, स्वास्थ्य बना कर रखता है, और हृदय के स्वास्थ्य को बना कर रखता है। और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है उसका भी नियंत्रण एक किसके, एस्ट्रोजन हार्मोन के माध्यम से होता है। और जो गर्भधारण होता है, उसके जब गर्भधारण के दौरान जो महिलाओं को जो बॉडी तैयार होती है, उसमें भी एस्ट्रोजन का भी बहुत बड़ा और प्रोजेस्टेरोन का बहुत बड़ा योगदान होता है। अपन आगे देखेंगे प्रोजेस्टेरोन होता है वो गर्भावस्था को बनाए रखने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अभी देखा अपन ने क्या क्या चीजें देखी। एस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 2 नंबर में भी आ जाता है आराम से। तो इसके 2 फंक्शन लिख दो आराम से कि इसको B2 हार्मोन कहते हैं, ठीक है। त्वचा हो गए, अस्थियां हो गई, हृदय हो गए, ठीक है। इसके स्वास्थ्य को बना के रखता है और मासिक चक्कर का नियंत्रण रखता है और गर्भावस्था के दौरान गर्भधारण हेतु महिलाओं के शरीर को तैयार करता है। ये तो अपन ने प्राथमिक जनन अंगों के बारे में देखा। द्वितीय जनन अंगों के बारे में MST का याद रखना है। MST का मतलब होता है कि मैच्योरेशन यानी परिपक्वता, और स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन यानी परिपक्वता, संग्रहण और परिवहन। इसके 3 मुख्य कार्य हैं और 3 प्रकार के कार्यों में सहायता करता है द्वितीय जनन अंगों में। तो इसके अंतर्गत अपन नलिकाओं और सहायक ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि द्वितीयक अंग ऐसे अपन बात करते हैं, अपन इकोनॉमी वगैरह में बात करते हैं, एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीयक क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र अपन कृषि वगैरह में बात करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में अपन किसके बारे में बात करें, इंडस्ट्री वगैरह के, यानी जो प्राथमिक जो उत्पाद रहता है कृषि वगैरह, गेहूं वगैरह हो गया, मक्का वगैरह हो गया, कॉटन वगैरह हो गया, तो इसको अपन द्वितीय जो क्षेत्र के द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग में जाकर के उसको प्रसंस्कृत कर लिया जाता है, यानी को हेल्प करता है उसको प्राथमिक क्षेत्र के लिए। तो इसी टाइप के नलिका और सहायिका ग्रंथियां होती हैं, इसमें हेल्प करती हैं। तो मुख्यतः जो इसमें लक्षण के बारे में बात की जाती है, ठीक है। इसमें देखो पहला कारण क्या देखा अपन ने, MST देखी। MST में सहायता करते हैं, परिपक्वता में सहायता करता है, द्वितीय अंग जन संग्रहण में सहायता करते हैं, परिवहन में सहायता करते हैं। दूसरा इसमें सहायक ग्रंथियां, सहायक नलिका और सहायक ग्रंथियां होती हैं। इसमें क्या क्या होती हैं, सहायक नलिका और सहायक ग्रंथियां होती हैं, आगे अपन देखेंगे इनके बारे में। जनन लक्षण, इसमें भी 2 प्रकार के जनन लक्षण होते हैं, एक प्राथमिक जनन लक्षण होता है, द्वितीयक जनन लक्षण होता है। प्राथमिक जनन लक्षण में क्या होता है, ये जीव के लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहे हैं अपन, जो नर होता है उसमें जन्म से ही शिशन होता है और मादा होती है इसमें योनि होता है। ये के प्राथमिक लक्षण हो गए। मैं द्वितीय लक्षणों के बारे में बात करता हूँ। यौवन अवस्था जब होती है 10 से, अपन देखा कि जो लड़का रहता है नर होता है उसमें 12 से 14 के टाइम पर यौवन अवस्था आती है, और जो मादा होती है इसमें 10 से 12 साल की उम्र में हो जाती है। तो यौवन अवस्था के बाद इनका विकास होता है। तो इनके कुछ लक्षण देख लेते हैं। नर होता है इसमें आवाज भारी होने लगती है, जैसे उनका जो लड़का रहता है अपन जनरली देखते हैं तो 10 से 12 साल में आवाज भारी लगती है, मांसपेशियों का विकास होने लगता है और दाढ़ी और मूंछ आ जाती है, ठीक है। और जो मादा रहती है, मादा में स्तनों का विकास होने लगता है, यानी जो ममेरी ग्रंथि होती है, दुग्ध ग्रंथियां, इनका विकास होने लगता है और कूलों का चौड़ा होने लगता है और त्वचा मुलायम होने लगती है। देखो एक बार दोबारा से देखते हैं इनको। जो द्वितीय जननांग होता है इसकी 3 क्या बोलते हैं, 3 चीजों में सहायता, MST में सहायता करता है। कौन कौन से,
मैच्योरेशन, स्टोरेशन और ट्रांसपोर्टेशन, यानी परिपक्वता, संग्रहण और किसमें कर रहा है, परिवहन में। ठीक है, और इसके लिए इसके अंतर्गत सहायक ग्रंथियां होती हैं, सहायक नलिकाएं होती हैं। ठीक है, जनन लक्षणों के बारे में बात करें, दो प्रकार से लक्षण होते हैं, या तो प्राथमिक लक्षण होते हैं और द्वितीय लक्षण होता है। प्राथमिक लक्षण में क्या होता है, जीव की लिंग का निर्धारण होता है, ऐसे नर है तो उसमें शिशन होगा और मादा होगी तो इसमें योनि होगी। ठीक है, द्वितीय लक्षणों के बारे में बात करें तो द्वितीय लक्षणों के ये यौवन अवस्था के बाद में डेवलप होता है इनका। ठीक है, जैसे नर हो गया उसमें आवाज भारी हो जाती है, उनकी मांसपेशियों का विकास होने लगता है, थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई बढ़ने लगती है, दाढ़ी मूछ आ जाती है। मादा में क्या होता है, स्तनों का विकास होने लगता है, कूलों का चौड़ा होने लगता है और त्वचा मुलायम होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ से एक बार दोबारा फिर देखें चीजों को तो ज्यादा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। देखो, जो प्राथमिक जनन अंग होते हैं, ठीक है, और द्वितीय जनन अंग होते हैं। अंगों के प्रकार दो प्रकार से होते हैं, एक प्राथमिक जनन और द्वितीय जनन। प्राथमिक जनन अंग होते हैं जन्म से ही मौजूद होते हैं, एक तो इसमें वृषण पाया जाता है और अंडाशय पाया जाता है। वृषण क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण करता है और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। टेस्टोस्टेरोन होता है जो शुक्राणु को गति देता है और दाढ़ी मूछ का विकास करता है। अंडाशय अंडाणुओं का निर्माण करता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का निर्माण करता है। जो एस्ट्रोजन के बारे में देखा अपन ने, एस्ट्रोजन होता है जो B2 हार्मोन भी कहते हैं, त्वचा के स्वास्थ्य का प्रबंधन करता है, हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखता है, हृदय के स्वास्थ्य को बनाए रखता है, मासिक चक्र का निर्माण करता है और गर्भ धारण हेतु महिला के शरीर को तैयार करता है। द्वितीय जनन अंगों की बात करें तो MST में सहायता करता है, यानी परिपक्वता को बना के रखता है और भंडारण को, संग्रहण को सहायता करता है और परिपक्व और परिवहन में सहायता करता है। और इसके अंदर सहायक नलिका होती है, सहायक ग्रंथियां होती हैं। ये दो प्रकार से होती हैं, या तो जनन लक्षण होते हैं, इसमें प्राथमिक जनन लक्षण होते हैं और द्वितीय जनन लक्षण होते हैं। प्राथमिक जनन लक्षणों के बारे में बात करें तो लिंग का निर्धारण करते हैं, यदि नर है तो शिशन होता है, मादा है तो इसमें योनि होती है। द्वितीय जनन लक्षणों के बारे में बात करें, यौवन अवस्था के बाद इनका विकास होता है। नर है तो आवाज भारी होती है, दाढ़ी मूछ वगैरह आती है और मांसपेशियों में विकास होता है। मादा है तो स्तनों का विकास होता है, कूलों का चौड़ा होता है और त्वचा मुलायम हो जाती है। यहाँ तक बात करें, देखो कुछ मैंने टर्म लिखे हैं। जायगोट का मतलब रहता है हिंदी में युग्मनज जो होता है ना, और जो एम्ब्रियो और फीटस होता है दोनों को ही भ्रूण कहते हैं अपन। ठीक है, तो एम्ब्रियो और भ्रूण, एम्ब्रियो पहले का आता है फिर उसके बाद फीटस आता है। जायगोट, एम्ब्रियो, भ्रूण, तीन अवस्थाएं होती हैं। तो अपन मानव प्रजनन तंत्र के बारे में बात करें तो नर प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र दो टाइप से तंत्र होते हैं, तो दोनों को देखेंगे अपन, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों। नर प्रजनन तंत्र में बात करें तो इसमें सबसे पहले तो टेस्टिस होता है जिसको हिंदी में वृषण कहते हैं, और एक जुड़ी होते हैं, यानी संख्या में दो होते हैं, जोड़ी में एक होता है। दूसरा सहायक नलिकाओं के, देखो द्वितीय अपने लक्षण में देखा था कि सहायक ग्रंथियां और सहायक नलिकाएं होती हैं। ठीक है, वृषण होता है इनका प्राथमिक जनन अंग होता है, और जो द्वितीय जनन अंगों के बारे में बात करें तो सहायक नलिका और सहायक ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, MST में सहायता करता है और उनके लक्षण होते हैं, अपन देखा प्राथमिक लक्षण, द्वितीय लक्षण। तो यहाँ पर नर जनन तंत्र के बारे में देख रहे हैं अपन, क्योंकि बेसिक कवर हो गया अपना। यहाँ पे अपन यहाँ पे देख रहे हैं वृषण में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, सहायक नलिका होते हैं, सहायक ग्रंथियां होती हैं और बाह्य जनन अंग होता है। मैं बात करता हूँ सहायक नलिकाओं के बारे में, इसका फुल शॉर्ट होता है श्रीड। सहायक ग्रंथियों का SPCB होता है। श्रीड में देखें सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती हैं, रेटेड टेस्टिस होती हैं, बासा एफ्रेंसिया, ई से एफ्रेंसिया ले लिया अपन ने, और एपिडिडाइमस ले लिया और बासा डिफरेंसी ले लिया अपन ने, 5 ही ले ली। देखो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, रेटेड टेस्टिस, बासा एफ्रेंसिया और एपिडिडाइमस। ठीक है, और बासा डिफरेंसिया। ठीक है, बासा डिफरेंस कौन कौन सी, देखो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, इसको शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। रेटेड टेस्टिस होती हैं, बासा डिफरेंसिया और एपिडिडाइमस और बासा डिफरेंस। ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, रेटेड टेस्टिस, बासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस और बासा डिफरेंस। SPC में देखा अपन ने सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं, और काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल, इसके दो नाम है, काउपर ग्लैंड बोल दो या फिर इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोल दो। देखो प्रोस्टेट ग्लैंड, उसी में कैंसर के लक्षण मिलते हैं। ठीक है, देखो दोबारा से देखें चीजों के बारे में अपन। नर जनन अंगों में अपन को मुख्यतः 4 चीजों के बारे में देखना है। पहले टेस्टिस को देखना है, फिर उसके सहायक नलिका, फिर सहायक ग्रंथियां और बाह्य जनन अंग। इसके 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जब ऐसे आएगा, मान लो क्वेश्चन 7 नंबर में आता है, तो इसका फ्लो चार्ट बनाना है हल्का सा, कि टेस्टिस होता है, सहायक नलिका होती है, सहायक ग्रंथियां होती हैं, बाह्य जनन अंग आता है। ठीक है, सहायक नलिका में 5 चीज होती हैं। श्रीड होती है। ठीक है, S का फुल फॉर्म होता है सेमी
सेमिनिफेरस ट्यूबल्स या शुक्रजनन नलिकाएं, ठीक है, रेटी टेस्टिस, ठीक है, बासा एफ्रेंसिया और एपिडिडाइमस, और D4 इसका डिफरेंसिया होता है, बासा डिफरेंस। और सहायक ग्रंथियों में SPC भी बोलना है, ठीक है। यहाँ पे सेमिनिफेरस होती है ना, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स होती हैं, शुक्राशय होता है, ठीक है। P को प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं, और C से काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं, या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। बाह्य जननांग अपना सेशन होता है। इसके बाद में अपन देखेंगे यहाँ से जो वृषण के बारे में, इसकी संख्या दो संख्या में दो या फिर एक जोड़ी होती है, एक ही बात। जब जो नर होता है उसका सबसे निचला वाला भाग होता है अपने पैरों टांगों के बीच में, यहाँ पाया जाता है ये। इसके पश्चात अपन देखते हैं इसके बारे में, जो वृषण होता है जो भ्रूण अवस्था होती है। भ्रूण अवस्था मतलब ऐसे जायगोट बन जाता है। जायगोट के बारे में अपन देखा, 3 प्रोसेस होती है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जायगोट, उसके बाद में एम्ब्रियो, फीटस, यानी जब नर का जो अंडा, मादा के अंडाणु और जो नर में जो वीर्य होता है, जब दोनों मिलते हैं तो उसके पश्चात जायगोट का निर्माण होता है। फिर एक आगे जाकर के जब छोटा बच्चा होता है, मतलब बहुत 1-2 महीने का, उसको भ्रूण की अवस्था होती है। फिर उसके बाद में फीटस आ जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करें जो भ्रूणी अवस्था होती है, तो उसी में भ्रूणी अवस्था में वृषण वृक्क के ऊपर जो किडनी होती है उसके ऊपर उदरगुहा, अपन देखें उदरगुहा होती है, ऐसे जो पेट वाला एरिया होता है उसको उदरगुहा कहते हैं, ठीक है अपन। तो भ्रूण अवस्था में वृषण वृक्क के ऊपर उदरगुहा में उपस्थित होता है। जब गर्भावस्था के 6वां महीना होता है ना, तो वृषण नीचे की ओर जाकर के थैलीनुमा संरचना यानी स्क्रोटम में पहुंच जाते हैं। देखो क्या बात करी इन्होंने, जब भ्रूणी अवस्था होती है उस टाइम पर भ्रूणी अवस्था में जो वृषण होता है वृक्क के ऊपर उदरगुहा में मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे गर्भावस्था का 6वां महीना आता है, उस टाइम पर जो वृषण होता है नीचे खिसक करके थैलीनुमा संरचना का निर्माण करते हुए स्क्रोटम में पहुंच जाते हैं वो, ठीक है। देखो स्क्रोटम में क्या बोले मैं, स्क्रोटम होता है, डार्टोस मांसपेशियां वहां मौजूद होती हैं। डार्टोस मांसपेशियां से मिलकर के स्क्रोटम बनता है, ठीक है। अब देखो क्रिप्टिओसिटिज्म होता है, एक ऐसी चिकित्सीय अवस्था होती है जिसमें वृषण स्क्रोटम तक पहुंचने में असफल हो जाता है। अब जो यहाँ पे क्या बोला, देखो वृषण का जो भ्रूण अवस्था में होती है तो वृषण वृक्क के ऊपर उदरगुहा में उपस्थित होते हैं, यानी जब भ्रूण अवस्था होती है उसी टाइम पे इनका वृषण का निर्माण हो जाता है और वृक्क के ऊपर उदरगुहा में मौजूद होते हैं। लेकिन 6वां महीना आता है गर्भावस्था का, तब जो वृषण खिसक करके कहाँ पर आ जाते हैं, स्क्रोटम में आ जाते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन जब जो वृषण होता है स्क्रोटम में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं तो उसको क्रिप्टिओसिटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिप्टिओसिटिज्म कहते हैं, ठीक है। क्रिप्टिओसिटिज्म ये ऐसी अवस्था होती है जब स्क्रोटम कहाँ पे जो वृषण होते हैं स्क्रोटम में पहुंचने में असफल हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं इनके बारे में बात करते हैं अपन, वृषण से संबंधित बीमारी। देखो हाइड्रोसील होती है, हार्निया होती है। हाइड्रोसील 2 टाइप्स, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, ठीक है, सील मतलब खाली, यानी स्क्रोटम में जल का भराव हो जाता है। स्क्रोटम में जल का, देखो स्क्रोटम में वैसे वृषण आने हैं, अब उसमें पानी भर जाता है तो क्या मोटा हो जाएगा वो, तो जब पानी भर जाता है उसको हाइड्रोसील कहते हैं। हार्निया मतलब जो वृषण होता है उदरगुहा में वापस चल, देखो जब अभी बार बार बोल रहा हूं कि जो वृषण होता है जब भ्रूणी अवस्था होती है तो भ्रूणी अवस्था में वृषण वृक्क के ऊपर मौजूद होता है, लेकिन वृक्क के ऊपर उदरगुहा में मौजूद होता है। लेकिन जैसे गर्भ अवस्था का 6वां महीना आता है तब जो वृषण होते हैं वो स्क्रोटम नाम की थैलीनुमा संरचना में आ जाते हैं। अब लेकिन आदमी बड़ा हो जाता है, ठीक है, जो भी उम्र हो, जो वृषण स्क्रोटम से उदरगुहा में पहुंच जाते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हार्निया कहते हैं। वृषण उदरगुहा में वापस जाने लगते हैं तो उसको हार्निया कहते हैं, यानी आरोही हर्निया होता है या फिर अवरोही हर्निया होता है, ठीक है। आरोही हर्निया सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है और अवरोही हर्निया होता है यानी आंत बाहर निकल जाती है इसमें ना। अवरोही हर्निया में ये पुरुष और महिला दोनों में हो जाता है ना। अवरोही हर्निया होता है दोनों में हो जाता है। देखो अपन ने क्या देखा
इस वृषण से संबंधित बीमारी को अपन क्या कहते हैं, अपन या तो हाइड्रोसील होती है, हार्निया होता है। हाइड्रोसील मतलब सीधा सा आएगा, हाइड्रो का मतलब पानी से संबंधित, यानी स्क्रोटम में यदि पानी भर जाता है, जल का भराव, तो हाइड्रोसील कहते हैं। हार्निया मतलब जो वृषण होता है उदरगाह में वापस चला जाता है या जाने लगता है, उसको हार्निया कहते हैं। या तो आरोही हर्निया होता है, अवरोही हर्निया होता है। आरोही हर्निया सिर्फ पुरुषों में होता है और अवरोही हर्निया पुरुष और महिला दोनों में होता है, ठीक है। अब देखो शुक्राणु होता है, उसकी निर्माण होती है 35 से 36 डिग्री, यानी अपना जो शरीर का नॉर्मल जो तापमान होता है 37 डिग्री के, उससे कम होना चाहिए, कम होता है तभी वहां पे वो क्या अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं वो। तो जैसे अपने शरीर का तापमान यानी जो उदरगाह होती है अपनी उदरगाह, वहां पे 37 डिग्री का टेम्परेचर होता है, इसलिए वहां पे वो एग्जिस्टेंस नहीं करते हैं। और जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो उसके लिए 35 से 36 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। अपने अब इनकी संरचना के बारे में देख रहे हैं, इसकी वृषण की संरचना देखो, यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है, ये थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है। तो इसमें ऐसे निशान देके रखे हुए हैं, ये जो ऐसे बाउंड्री टाइप की बनी हुई है, इनको वृषण कक्षिका कहते हैं। ये 200 से 250 होती हैं, ठीक है, ऐसे ही बना के रखी है ना यहाँ पे। ये जो कक्षिका बना के रखी है 200 से 250 होती है। और इसमें जो गोला गोला टाइप का बने हैं, ये शुक्र जनन नलिका होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूबल्स के बारे में अपन ने जो नलिकाओं के बारे में देखा, सिरिड, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स के बारे में पढ़ा, रेडियोटेस्टिस के बारे में देखा, ठीक है, बासा एफ्रेंसिया के बारे में देखा था, एपिडिडाइमस के बारे में देखा, बासा डिफरेंस के बारे में। 5 टाइप की क्या थी अपनी नलिकाएं थी, ठीक है। और 3 टाइप की ग्रंथियां होती हैं अपनी, कौन सी होती है, एसपीसी, ठीक है, शुक्राशय होती है, ठीक है, सेमेनल्स होती है, और पी से प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ठीक है, और सी से कौन सी होती है, काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल होती है। तो जो ग्रंथ क्या बोलते हैं नलिका होती हैं, तो ये वृषण कक्षिकाओं में मौजूद होती है। इनकी देखो वृषण कक्षिकाओं की संख्या 200 से 250 होती है, और सेमिनीफेरस ट्यूबल्स की संख्या 1 से 3 तक होती है। अब इसके पश्चात में ये जो रहती है सब इकट्ठी होकर के रेडियोटेस्टिस पर आती है, ठीक है। सिरिड इसको सीक्वेंस में लेके जाना है, SR, ठीक है, रेडियोटेस्टिस यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। अब यहाँ से जाते हुए ये बासा एफ्रेंसिया में जाएंगे, फिर इसके एपिडिडाइमस में जाएंगे। अब इसके बाद में ये जो ग्लैंड होती ग्रंथियां होती हैं वो आ जाती हैं, शुक्राशय ग्रंथियां, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर उसके बासा डिफरेंस, और लास्ट में ये क्या बोलते हैं, बासा एफ्रेंसिया हो जाती है, और शिशन का मूत्र का मार्ग हो जाता है। तो यहाँ पर ये तो इसका संरचना होगी, इसको और देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, जो जनन कोशिका या स्पर्म, 3 टाइप की कोशिकाएं होती हैं। जनन कोशिका होती हैं, जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं इनको, दूसरा सर्टोली कोशिका कहते हैं, और तीसरा जो है लीडिंग कोशिका। और स्टार्टिंग जब देख रहा था GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, 2 टाइप होते हैं, FSH और LH। तो FSH होता है, FSH क्या करता है, अंडाणु का शुक्राणु का निर्माण करता है और अंडाणु को परपक्व बनाता है। LH क्या करता है, वो अंडाणु को क्या करता है, वो अंडो उत्सर्ग करता है और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। टेस्टोस्टेरोन का जो निर्माण होता है वो लीडिंग कोशिका है, इंटरस्टिशियल कोशिका होती है टाइप से, ठीक है, यानी बीच में मौजूद होती है, इन दोनों के बीच में इस सर्टोली कोशिका और ये कौन सी हो गई, ये वाली है ना जर्म सेल। इनके बीच एक्चुअल में क्या रहता है, ऐसे रहती है, एक क्या रहती है जर्म सेल होती है, फिर दूसरे सर्टोली कोशिका रहती है, ठीक है। ऐसे 2 अवस्था पाई जाती है, एक सर्टोली कोशिका के लिए बन गई, ये जो हो रही है ना सेमनीफेरस ट्यूबल्स, इसमें ऊपर एक ये हो गई और दूसरी सेमनीफेरस हो गई, इनके बीच में लीडिंग कोशिका पाई जाती है, और यहीं पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है स्त्रावर के माध्यम से। तो जो सर्टोली कोशिका होती है, इस पर भी 2 नंबर का आ जाए तो ये देखो क्या पाई जाती है, अपनी वृषण में पाई जाती है सर्टोली कोशिका। इसको दूसरा नाम नर्सिंग कोशिका भी कहते हैं, क्योंकि ये पोषण वगैरह प्रदान करती रहती है जर्म कोशिकाओं को पोषण वगैरह प्रदान करने के कारण सर्टोली कोशिका को नर्सिंग कोशिका कहते हैं, ठीक है। और जो जनन कोशिका या फिर इसको स्पर्मेटोगोनिया कह रहे हैं, इस स्पर्म का निर्माण करना, नाम से पता लग रहा है स्पर्मेटोगोनिया, तो स्पर्म का निर्माण करना, ठीक है। और स्पर्म का निर्माण तभी कर पा रही है, जो देखो MPPSC में एक क्वेश्चन पूछा गया, सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है, आंसर सीधा अपने क्या हो जाएगा, वृषण में होती है, ठीक है, वृषण में पाई जाती है, या स्क्रोटम आंसर था उसका। देखो स्क्रोटम में क्या वृषण पाए जाते हैं, ठीक है, स्क्रोटम में क्या होते हैं वृषण, स्क्रोटम जो रहता है, स्क्रोटम में वृषण पाया जाता है। देखो अभी देखा था कि जो भ्रूण अवस्था होती है, उस दौरान भ्रूण अवस्था
की दौरान जो वृक्क के ऊपर उदरगुहा में वृषण मौजूद होता है, लेकिन गर्भावस्था का 6वां महीना आता है तो वृषण उदरगुहा से आकर के कहाँ पर आ जाते हैं, वो स्पुरम क्या मतलब स्क्रोटम में आ जाते हैं, क्योंकि जो उदरगुहा का टेम्परेचर 37 डिग्री के टेम्परेचर के अप्रोक्सीमेटेड होता है, लेकिन इस पर जो वृषण होता है उसके लिए अपन को 35 से 36 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसलिए स्पर्मेट कहाँ पर आ जाते हैं, वो स्क्रोटम में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो स्क्रोटम में वृषण होता है और जो वृषण होता है, वृषण में इस सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है, जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है, 2 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच में लीडिंग कोशिका हो जाती है, इसलिए इसको इंटरस्टिशियल कह रहे हैं इसको, है ना, 2 कोशिकाओं के बीच में हो रही है ना। तो इसमें एक तो सर्टोली कोशिका होती है, यहाँ पे एक जरम कोशिका होती है। जो जरम कोशिका होती है इसको स्पर्मेटोगोनिया भी कह रहे होते हैं, और जनन कोशिका देखो नाम से पता लग रहा है तो स्पर्म का निर्माण कर रही है जरम कोशिका। जो सर्टोली कोशिका होती है नर्सिंग कोशिका कहते हैं, क्योंकि ये जो जरम सेल होती है उनको पोषण देने का कार्य करती है। तो ऐसे हॉस्पिटल में जो नर्स होती है ना, वो जो मरीज को क्या करती है, उसकी देखभाल करती है, ठीक है, उसको खाना वगैरह देने का, ऐसे उसको इंजेक्शन वगैरह देने का काम करती है। तो सेम काम सर्टोली कोशिका भी कर रही है जनन कोशिका के लिए, इसलिए सर्टोली कोशिका को नर्सिंग कोशिका कह रहे हैं, ठीक है। देखो 3 टाइप की कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कि जो वृषण में या इस बात करें स्क्रोटम में पाई जाने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए, तो जनन कोशिका, सर्टोली कोशिका और लीडिंग कोशिका। जनन कोशिका स्पर्म का निर्माण करती है, सर्टोली कोशिका जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का काम करती है, लीडिंग कोशिका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है, ठीक है। और देखो ये जो ऊपर जो बताया था मैंने कि वृषण कक्षिका इसमें 200 से 250 होती हैं, और हर एक वृषण कक्षिका में 1 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। और जब शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं, देखो अभी तो बोला ना कि जो शुक्रजनन नलिका में क्या होता है, जनन कोशिका या फिर स्पर्मेटोगोनिया पाया जाता है, ठीक है। और इसके बगल से जनन कोशिका होती है, इसके बगल से कौन सी होती है, सर्टोली कोशिका होती हैं, वो जनन कोशिकाओं को पोषण का काम करती हैं। जब अब शुक्रजनन नलिकाओं के बीचों बीच में लीडिंग कोशिका पाई जाती है, ठीक है। शुक्रजनन नलिका है, एक शुक्रजनन नलिका ही हुई, एक शुक्रजनन नलिका ही हुई, इनके बीच में लीडिंग कोशिका हो रही है, और लीडिंग कोशिका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कर रही है। देखो यहाँ पर मैंने एक इसका सारांश टाइप को बनाया है। जो जनन कोशिका है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर हो रही है, ठीक है, और शुक्राणु का निर्माण कर रही है, स्पर्म का निर्माण कर रहे हैं। सर्टोली कोशिका इसकी दीवार पर पाई जा रही है, ठीक है, किसकी दीवार पर, शुक्रजनन नलिकाओं की दीवार पर, और शुक्राणु को जो रहती है, शुक्राणु या स्पर्म को पोषण प्रदान कर रही है, समर्थन कर रही है। लीडिंग कोशिका इसके बाहर होती है, यानी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है, उनकी 2 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच में पाई जाती है, अर्थात सेमिनिफेरस के बाहर पाई जा रही है, इसलिए तो इसको इंटरस्टिशियल कह रहे होते हैं, ठीक है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कर रही है। आई थिंक मुझे लगता है बहुत समझ में आया उन चीज़ों को, सिंपल था। देखो दोबारा से एक बार देख लेते हैं। देखो 3 टाइप की कोशिका हो रही है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स ऊपर होता है, एक नीचे होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर जनन कोशिका हो रही है, इसके बगल से ही सर्टोली कोशिका होती है, जो कि जनन कोशिकाओं का समर्थन करती हैं और उनको पोषण का प्रदान करती हैं, ठीक है। दो शुक्रजनन नलिकाओं के मध्य में क्या होती है, लीडिंग कोशिका होती है, और लीडिंग कोशिका का काम, इसलिए तो इसको इंटरस्टिशियल कोशिका भी कह रहे हैं इस, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। अब अपन देखो पहली जो साई कोशिका पढ़ ली थी, कौन सी पढ़ ली है, ये वाली, इसका नाम हो रहा है कौन सा, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बारे में। ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बारे में ही चल रहा है चीजें, है ना, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बारे में। इसके बाद में रेटेड टेस्टिस आता ही है। रेटेड टेस्टिस में क्या हो रहा है, अपन देखा कि शुक्रजनन नलिकाओं से शुक्राणु को बाहर लेकर आती है। देखो ये जो अपन ने देखा, जो शुक्रजनन नलिका होती है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में, तो इसका स्पर्म का निर्माण हो रहा है। अब इनको इकट्ठा करके कहाँ पर रेटेड टेस्टिस लेके बाहर आ रही होती है शुक्रजनन नलिकाओं से, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूबल से जो स्पर्म होते हैं उनको बाहर लेकर आने का काम किसका काम होता है, रेटेड टेस्टिस का निर्माण। देखो रेट का मतलब होता है इस जाल, और टेस्टिस का मतलब वृषण होता है, एक जालनुमा आकृति जैसा निर्माण करती है। अगला बासा एफ्रेंसिया होती है। बासा मतलब नलिका होती है, एफ्रेंसिया मतलब बाहर ले जाने वाला। तो अब ये रेटेड टेस्टिस से जो शुक्राणु इकट्ठे हो रहे हैं, यानी वृषण से शुक्राणुओं को बाहर लेने का, अब टोटली बाहर लेके जा रही है इनको, ठीक है। शुक्राणुओं से भी बाहर लेने जाने का काम किसका हो रहा है, वृषण से शुक्राणुओं को बाहर लेने का बासा एफ्रेंसिया का काम होता है। फिर एपिडिडाइमस आता है। एपिडिडाइमस क्या होता है, जो शुक्राणुओं के संग्रहण में, अब सारे शुक्राणुओं को स्टोर करने का काम किसका काम रहता है, एपिडिडाइमस का। एपी का मतलब ऊपर होता है और डिडाइमस का मतलब,
ठीक है। एपी, एपी का मतलब ऊपर, डी का मतलब दो, और डिडाइमस, डाइमस का मतलब वृषण, ठीक है। तो क्या होता है, शुक्राणुओं के यानी जो वृषण के ऊपर दो, जो दोनों वृषण होते हैं, ठीक है, दो वृषण होते हैं ना अपने, तो दोनों वृषण के ऊपर ये मौजूद होता है, ठीक है। तो शुक्राणुओं के संग्रहण में सहायता करता है एपिडिडाइमस। बासा एफरेंसिया एपिडिडाइमस से शुक्राणुओं को दूर ले जाने का काम। अब यहाँ से भी दूर ले जाने का काम किसका काम रहता है, बासा डिफरेंस का काम रहता है। देखो दोबारा से देखें, अपन ने सबसे पहले शुक्रजन नलिकाओं के बारे में देखा। शुक्रजन नलिकाओं में क्या होती हैं, तीन टाइप की कोशिका पाते हैं, जनन कोशिका होती है, सर्टोली कोशिका होती है, लीडिंग कोशिका। जनन कोशिका का काम स्पर्म का निर्माण करना होता है, क्यों, इसका दूसरा नाम इसी कारण स्पर्मेटोगोनिया होता है। सर्टोली कोशिका को नर्सिंग कोशिका कहते हैं, क्योंकि पोषण प्रदान करती हैं। क्या करती हैं, ये पोषण प्रदान करती हैं, ठीक है, जनन कोशिका समर्थन करती हैं। लीडिंग कोशिका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती हैं स्त्राव के माध्यम से। और ये दो शुक्र जनन कोशिकाएं सेमनीफेरस ट्यूबल्स के मध्य पाई जाती हैं, ठीक है। इसकी इंटरस्टिशियल कोशिका भी कह रहे थे, ठीक है। यहाँ पर देखा अपन ने, वृषण होता है 200 से 250 कोशिका में विभाजित होता है, और प्रत्येक कोशिका में 1 से 3 शुक्र जनन नलिका मौजूद होती हैं। और शुक्र जनन नलिका में जनन कोशिका या फिर स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं इसको, और शुक्रजन नलिकाओं के बीच में लीडिंग कोशिका पाई जाती है। और क्या बोलते हैं, शुक्रजन नलिकाओं में ही क्या होता है, सर्टोली कोशिका पाई जाती हैं, जो कि स्पर्मेटोगोनिया जनन कोशिकाओं को क्या करती हैं, पोषण देती हैं। अगला सहायक नलिका रेटी टेस्टिस। रेटी का मतलब होता है जाल, और टेस्टिस का मतलब वृषण, यानी एक जालनुमा आकृति बनाती है, जो शुक्रजन नलिका जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती है वहां से शुक्राणु को बाहर लेकर के आती है। अभी बाहर लेकर इकट्ठे कर लिए उसने। अब क्या है कि जो वृषण से शुक्राणुओं को बाहर ले जाने का काम, टोटली शुक्राणुओं को बाहर लेके जाना वृषण से, बासा डिफरेंसी का काम है। डिडाइमस का मतलब क्या, शुक्रजन जो शुक्राणुओं को स्टोर करने का, संग्रहण करने का काम डिडाइमस का रहता है। अब इनको एपिडिडाइमस से दूर ले जाने का काम किसका, बासा डिफरेंस का काम होता है। ग्रंथियां 3 टाइप की होती हैं, बासा सेमिनल वेसिकल होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल कहते हैं। सेमिनल वेसिकल्स के बारे में बात करें तो ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं, ठीक है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। हालांकि शुक्राणु पोषण के बारे में अपन ने देखा अभी, किसके बारे में, जो जनन कोशिका होती है, और कौन सी कोशिका होती है, जनन कोशिका सर्टोली कोशिकाओं का काम रहता है। लेकिन यहाँ पर सेमिनल वेसिकल का भी काम शुक्राणु को पोषण करना होता है। लेकिन ये शुक्राणु को जो पोषण प्रदान कर रही होती हैं वो फ्रक्टोज के माध्यम से प्रदान कर रही है, फ्रक्टोज के रूप में पोषण दे रही होती हैं, ठीक है। उसको श्वसन ईंधन भी कह रहे होते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, शुक्राणुओं को जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणुओं को फ्रक्टोज के रूप में पोषण प्रदान करने का काम सेमिनल वेसिकल का होता है, ठीक है। और इसमें 70% सीमेन का भी निर्माण होता है, ठीक है। दो काम हो जाता है, सेमिनल वेसिकल के बारे में बात करें तो 70% सीमेन का निर्माण होता है, ठीक है। और इस शुक्राणुओं को शुक्राणुओं को फ्रक्टोज के माध्यम के रूप में पोषण प्रदान करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बात करें, सिट्रिक अम्ल के माध्यम से शुक्राणुओं को गतिशीलता प्रदान करती है। अभी बात करें था जो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन का काम क्या रहता है कि शुक्राणुओं को गति प्रदान करना, और जो दाढ़ी मूछ वगैरह आने हैं उसका भी विकास करते हैं। और जो तो उसमें शुक्राणुओं को गतिशीलता देने का जो काम होता है 30% सीमेन का होता है। किसका, 30% सीमेन होता है। इसमें 30% सीमेन का भी निर्माण करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में 70% सीमेन सेमिनल वेसिकल में हो जाता है। सेमिनल वेसिकल का एक और काम रहता है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम रहता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बात करें तो सिट्रिक अम्ल के माध्यम से शुक्राणु को, देखो शुक्राणु को गतिशीलता क्यों प्रदान कर रहा है, वो सिट्रिक अम्ल होता है उसमें। और 30% सीमेन हिंदी में वीर्य कहते हैं इसको ना। काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरल थ्रेड के बारे में बात करें तो शुक्राणुओं को जीवन हेतु एक स्नेहक का स्त्रावण करता है, ठीक है, एक स्नेहक का निर्माण करता है। और स्नेहक को अपन प्रीकम भी कह रहे होते हैं। तो यह मूत्र मार्ग की अम्लीयता को उदासीन, जब ऐसे टॉयलेट वगैरह करते हैं, टॉयलेट क्या होता है, यूरिया होता है, एक टाइप से क्या होता है, केमिकल ही होता है वो, तो उसको अपन को अम्ली करना है, ठीक है। वो क्षार होता है तो अम्ली होता है, उसको उदासीन करने के लिए क्या होता है, एक काउपर ग्लैंड्स में एक स्नेहक होता है, वो स्त्रावित होता रहता है। तो उससे जो स्नेहक होता है जो काउपर ग्लैंड्स के माध्यम से निकल रहा है, तो उसको क्या करता है, मूत्र मार्ग को उदासीन कर देता है। तो शुक्राणु निकलता है तो मरता नहीं है वो, ठीक है। तो शुक्राणुओं को जीवन हेतु एक
क्या करता है, स्नेक का निर्माण करता है, और इस स्नेक को अपन क्या प्रीकम भी कह रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कॉमन चीज लिखी है कि जब महिला को डिलीवरी होती है ना, तो उस टाइम पे 38 से 40 हड्डियां टूटने के बराबर दर्द होता है। क्योंकि अभी तक अपन ने नर जनन अंग के बारे में बहुत अच्छे से देखा, अब अपन बात करते हैं मादा जनन अंग के बारे में। मादा जनन अंग, देखो नर जनन अंग एक बार विभाजन करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, उसमें वृषण पाए जाते हैं, 2 या फिर संख्या में 2 या फिर 1 जोड़ी। ठीक है, सहायक नलिका, सहायक ग्रंथियां, सहायक नलिका का 5 टाइप की होती हैं। सीरीड होती है, सेमाइनल, वेसिकल्स, ठीक है, रेटेटेस्टिस, और E4 बासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस बासा डिफरेंस। और जो ग्रंथियां 3 टाइप की होती हैं, सॉरी सेमिनी फेरस होती है, वो सेमाइनल जो रहती है, शुक्राशय वो नलिका रहती है। ठीक है, पीसी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। ठीक है, और कौन सी होती है, काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरियल थ्रल कहते हैं। फिर सुषिन होता है, बाह्य जननांग शिश्न होता है। ऐसे मादा जननांग के बारे में पढ़ते हैं तो बाह्य जननांग इसका क्या रहता है, बल्बा कहते हैं इसको। प्राथमिक जननांग इसका अंडाशय ओवरी होता है। सहायक जननांग और सहायक ग्रंथियां, सहायक जननांग के बारे में बात करें तो ओविडक्ट और गर्भाशय और सर्विक्स और योनि, 4 इनके सहायक जननांग होते हैं। कौन से, ओविडक्ट जिसको अपन फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। दूसरा गर्भाशय यूटेरस कहते हैं, सर्विक्स होता है, और चौथा नंबर का योनि वैजाना ही कहते हैं इसको। ठीक है, और वैजाना कहते हैं। सहायक ग्रंथियां होती हैं, इसको सहायक ग्रंथियां 2 टाइप की होती हैं, बर्थोलिन ग्रंथि कहती हैं और स्किन्स ग्रंथि होती है। कौन सी 2 टाइप की ग्रंथि होती है, बर्थोलिन ग्रंथि और स्किन्स ग्रंथि होती है। देखो दोबारा से देखें मादा जनन के बारे में, मादा जनन तंत्र के बारे में। बाह्य जननांग बल्बा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिया जाता है कि मादा जनन तंत्र का सबसे बाह्य अंग क्या होता है। बाह्य जनन अंग क्या है, बल्बा आएगा। प्राथमिक जनन अंग क्या होगा, अंडाशय हो गया। ठीक है, प्राथमिक जनन अंग क्या हो गया, अंडाशय हो गया। और सहायक जनन अंग के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, ओविडक्ट हो जाएगा, और गर्भाशय हो जाएगा, यूटेरस, और सर्विक्स हो जाएगा, और योनि हो जाएगा। अपन चित्र के माध्यम से देखें और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, गर्भाशय और यूटेरस और योनि। ठीक है, स्पर्म यहीं पे छोड़े जाते हैं, कहाँ पे, योनि में छोड़े जाते हैं। और इसको योनि का दूसरा नाम बात करें तो वर्त देने वाली नलिका भी कहते हैं अपन। ठीक है, अपन ने देखा वर्त देने के लिए जो हार्मोन्स कौन सा रहता है, ठीक है, यहाँ पर सहायक ग्रंथियां होती हैं, बर्थोलिन ग्रंथि होती है और स्किन्स ग्रंथि रहती है। अब स्टार्टिंग करते हैं अपन प्राथमिक जनन अंग से। देखो प्राथमिक जनन अंग यानी इसको अंडाशय या ओवरी कह रहे होते हैं। ठीक है, ये ओवा और ओवम, ओवा मतलब एक अधिक अंडाणु होते हैं, और ओवम मतलब एक, मतलब सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर एक अंडाणु को ओवम कह रहे होते हैं, बहुत सारे अंडाणु होते हैं उसको ओवा कह रहे होते हैं। ठीक है, तो जो प्राथमिक जनन अंग होता है ऐसे उसमें क्या रहता है, बहुत सारे अंडे होते हैं। ठीक है, तो अब 2 प्रकार के अंडे होते हैं, या तो अपरिपक्व होते हैं या परिपक्व होते हैं। ठीक है, और इसको ऊपर जो रहती है इसको ग्राफिक, इस जो अंडे हो रहे हैं ना इसको अपन ग्राफियन पुट्टिका भी कहते होते हैं। ठीक है, अब देखो गर्भावस्था होता है, 6वां महीना होता है, तो उस टाइम पर गर्भावस्था में जब ऐसे मान लो पेट में बच्ची हो गई, बच्ची है पेट में, जो भ्रूण है वो बच्चा लड़की है, मतलब है ना, नर मादा है, तो गर्भा उसी टाइम पे जब 6वां महीना होता है तो अंडाशय का निर्माण हो जाता है। जो ओवरी का निर्माण 6वें महीने में होता है। ऐसे अपन बात करें अभी किसके बारे में बात करी अपन ने, वृषण के बारे में। ठीक है, वृषण जो रहता है वो जब भ्रूण अवस्था होती है उसी टाइम पे निर्माण हो जाता है, वृक्क के ऊपर उदरगुहा में। जब वो 6वें महीने की अवस्था आती है, जो गर्भावस्था की, तो वो जो वृषण होता है वो स्क्रोटम में आ जाता है ना। तो यहाँ पर ऐसी बात कर रहे हैं अपन मादा के बारे में बात कर रहे हैं, तो गर्भावस्था का 6वां महीना होता है तो अंडाशय का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे जन्म से पहले अंडाशय में 1 से 2 मिलियन या 10 से 20 लाख जो अंडाणु मौजूद होते हैं। क्या बात करी इन्होंने, जब गर्भावस्था में 6वां महीना होता है तो अंडाशय का निर्माण होता है। उस टाइम पर जो अंडाशय में जो अंडाणु होते हैं, अंडाणु रहते हैं, देखो अंडाणु एक वचन बहुवचन दोनों में सेम रहते हैं। इंग्लिश में ओवम कहते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे के लिए ओवा शब्द इस्तेमाल करेंगे, ओवा वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो जन्म से पहले अंडाशय में 1 से 2 मिलियन अंडाणु मौजूद होते हैं। यहाँ पर बात करूँ 10 से 20 लाख अंडाणु होते हैं। और जब जन्म हो जाता है, जन्म ऐसी बच्ची है जो बेबी है, वो क्या बोलते हैं, शिशु है, वो बाहर आ जाता है, तो जन्म के बाद अंडाणुओं की संख्या लगभग 4 लाख रह जाती है। कितना हो जाती है, 4 लाख हो जाती है।
देखो इनका सीक्वेंस देखना है। जन्म के टाइम पर अंडाशय का निर्माण हो जाता है। उस टाइम पर जन्म से पहले अंडाशय में अंडाणुओं की जो संख्या होती है 1 से 2 मिलियन होती है, 10 से 20 लाख होती है। जैसे जन्म हो जाता है तो अंडाणुओं की संख्या 4 लाख के करीब रह जाती है। अब यौवन अवस्था आती है, तो यौवन अवस्था के बाद में ये जो अंडाणुओं की संख्या रहती है वो 40,000 से 60,000 तक रह जाती है यौवन अवस्था में। जब मासिक चक्र होता है, पहली बार जब शुरू होता है तो उसको पहली बार मासिक चक्र होता है, उसको मेनार्की वर्ड इस्तेमाल किया गया, मेनार्की, ठीक है। तो अब वो अंडाणुओं की संख्या 450 से 500 रह जाती है। अब ये लाइफ टाइम तक रहती है, ऑलमोस्ट 450 से 550 तक। देखो एक बार दोबारा से देखते हैं। अपन ने देखा था इसके बारे में, मादा जनन तंत्र, इसके 4 पार्ट होते हैं। पहले तो अपन बात करेंगे बाह्य जननांग, इसको बल्बा कहते हैं। प्राथमिक जननांग इसको अंडाशय कहते हैं। सहायक जननांग में ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। और गर्भावस्था क्या होगा बच्चे? हैं?